हवा में राख और जली हुई लकड़ियों की बदबू घली हुई थी। रात का ठीक 12 बज रहा था और उस छोड़ी हुई हवेली के पीछे सूखे पेड़ के नीचे एक अकेला आदमी घुटनों के बल बैठा हाँफ रहा था। प्रदीप। उसकी सांस सीने में अटक रही थी, आंखें फटी हुई, होंठ कांप रहे थे और उसके सामने मिट्टी में बनी हुई एक कच्ची सी चौकी पर किसी का जला हुआ आधा चेहरा रखा था, अभी अभी अग्नि से निकला हुआ। चेहरे की चमड़ी काली पड़ चुकी थी, पर आंखें बिल्कुल ताजा, लाल और गीली, जैसे अभी किसी ने शरीर से अलग की हों। अचानक उस चेहरे की जली हुई पलकें फड़फड़ाईं और होठों से बहुत पतली, बहुत ठंडी आवाज निकली, प्रदीप, तू आया क्यों वापस? मैंने तो तुझे जाने दिया था ना। प्रदीप ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली के टूटी हुई बरामदे से मसान घाट की आग जैसी पीली लाल रोशनी उठ रही थी और हर लौ के अंदर से किसी नंगी काली राख से लिपटी हुई देह उसे घूर रही थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर बर्फ जैसा हाथ रखा और उसके ठीक कान के पास फुसफुसाहट गूंजी, आज से तू भी मसान वाड़े का हिस्सा है। नमस्कार मेरी प्यारी रॉयल फैमिली, मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और खौफनाक और रहस्यमयी कहानी, जो आपके कानों के रास्ते सीधे आपकी आत्मा तक पहुंचेगी। और मेरा आपसे वादा है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी, इसलिए प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिए। आपकी पसंद और सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी ऐसी डरावनी कहानियों का मजा लेते रहें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप ये स्टोरी किस शहर से देख रहे हैं, और अपना नाम भी कमेंट में लिखें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले एक बात समझ लें, मसान सिर्फ वो जगह नहीं जहां मुर्दे जलाए जाते हैं, वो एक किस्म की सत्ता भी है जो वहीं रहती है, राख और हड्डियों के बीच, और जो वहां आने जाने वालों की कमजोरियां सूंघ लेती है। लोग मानते हैं कि कुछ मसान सिर्फ डराते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें अगर गलत तरह से जगाया जाए तो वो इंसान की हर सांस, हर ख्वाहिश, हर पाप को अपनी भूख बना लेते हैं। उत्तर भारत के एक पुराने जिले के किनारे एक छोटा सा कस्बा था, कुरायठा। कुरायठा के बाहर नदी के मोड़ पर एक बहुत पुराना शमशान था। लोग उसे मसान घाट नहीं, मसान वाड़ा कहते थे। वाड़ा यानी इलाका, हिस्सा, जहां सिर्फ एक ही मालिक है, मसान। दिन में भी वहां सन्नाटा रहता, लेकिन असली रूप वो रात को दिखाता था। दूर से देखने पर वो कुछ वैसी जगह लगती थी जैसे कोई काला जख्म जो गांव के शरीर से चिपका हुआ हो और जिसमें से हर शाम धुआं उठता रहे। कस्बे के ज्यादातर लोग वहां जाने से बचते। कोई मर जाए तो जल्दी से चिता लगा, संस्कार कर बिना पीछे देखे लौट आते। वहां से लौटते हुए लोग रास्ते पर कांटा, पत्थर या ऊंट की कील जैसी चीज गिरा देते। मानते थे कि इससे मसान की बुरी नजर पीछे रह जाएगी। पर कहानी वहीं से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है शहर से लौटे एक लड़के से, जिसका नाम था प्रदीप। प्रदीप की उम्र करीब 27-28 साल रही होगी। कस्बे से निकलकर उसने शहर में डिग्री ली, छोटी मोटी नौकरी की, सपने देखे कि एक दिन बड़ा फ्लैट होगा, गाड़ी होगी, माँ बाप को भी शहर ले आएगा। लेकिन शहर किसी के सपनों से ज्यादा कठोर होता है। ऑफिस की पॉलिटिक्स, पैसे की कमी, अकेलापन और सबसे बड़ा जख्म, शहर की महंगाई और बेरोजगारी ने धीरे धीरे उसके अंदर का जोश चूस लिया। 2 साल पहले जिस स्टार्टअप में वो काम करता था, वो एक रात में बंद हो गया। सैलरी अटकी और कर्ज बढ़ता चला गया। शहर में दोस्त भी ज्यादातर काम चलाऊ थे, जरूरत तक साथ, फिर अपने काम। जब तीसरी नौकरी भी सिर्फ हम आपको कॉल करेंगे पर खत्म हो गई, तो एक रात वो अकेले कमरे में बैठकर बहुत देर तक छट घूरता रहा। वो रोया नहीं, बस खाली हो गया। और अगले ही हफ्ते अपना छोटा सा सामान, कुछ कपड़े, कुछ किताबें और एक टूटा हुआ सपना लेकर वापस कुरायठा लौट आया।
गांव वालों की आंखों में उसके लिए सहानुभूति कम, ताने ज्यादा थे। अरे शहर जाकर भी कुछ न कर पाया, इतना पढ़ लिख कर भी घर बैठा है। प्रदीप के पिता पहले ही गुजर चुके थे। मां की आंखों में हमेशा एक चुप दर्द रहता। वो बेटे को देखकर मुस्कुराती तो है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे ये सवाल छुपा होता, अब तू क्या करेगा? कुराइठा में काम के मौके कम थे। कुछ लोग जमीन पर काम करते, कुछ दुकान, कुछ राजनीति की गलियों में घूमते रहते। प्रदीप के पास न जमीन थी, न दुकान, न कोई सियासी बैकग्राउंड, बस डिग्री थी और कागज की तरह हल्का हो चुका आत्मसम्मान। एक शाम जब बारिश हो चुकी थी, मिट्टी में नमी थी और हवा में हरेपन के साथ साथ कच्ची मिट्टी की सौंधी गंध घुली हुई थी, तब प्रदीप अकेले कस्बे से बाहर निकल गया। वो अंधेरा होते होते नदी की तरफ भटक गया। मन में कोई खास इरादा नहीं, बस सिर खाली करने निकला था। रास्ते में उसे कुछ बुजुर्ग मिले जो लौट रहे थे। उनके कंधों पर सफेद कपड़े, आंखों में थकावट और हाथों में पूजा की बाकी चीजें थीं। उन्होंने उसे देखकर बस एक बात कही, रात हो रही है बेटे, मसानवाड़े के पास ज्यादा देर मत रुकना। क्यों दादा, डर लगता है क्या? उसने थोड़ा मुस्कुराकर पूछा। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में कुछ देर देखा, फिर धीरे से बोला, डर? जो डरते हैं उनको ही ये जगह पकड़ती है। तुम तो बड़े पढ़े लिखे हो, तुम्हें क्या समझाना। बुजुर्ग चले गए, लेकिन उनकी बात कान में अटक गई। जो डरते हैं उनको ही ये जगह पकड़ती है। प्रदीप की जिंदगी में इस समय सबसे बड़ा डर था नाकामी का। शायद इसी डर की आवाज सुनकर मसानवाड़ा ने उसे पहली बार पुकारा था। हवा थोड़ी ठंडी हो चली थी। कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। नदी तक पहुंचने से पहले ही उसे वो जगह दिखी, मसानवाड़ा। कुछ पुरानी कटी फटी चिताएं, राख के ढेर, जली लकड़ियों के काले टुकड़े और बीच में एक सूखा टेढ़ा मेढ़ा पेड़, जिसकी जड़ें जैसे हमेशा किसी ने राख से पोती हों। वहां कोई चिता जल नहीं रही थी, फिर भी उसे धुआं महसूस हुआ, जैसे हवा में किसी पुरानी आग की याद तैर रही हो। वो थोड़ा पास गया। एक अजीब सा सन्नाटा था, न पत्तों की सरसराहट, न झींगुर की आवाज, सिर्फ अंदर से उठती हुई अजीब बेचैनी। बचपन में तो कितनी बार आया हूं यहां, अब क्यों डर लग रहा है? उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं, बस उसी सूखे पेड़ के नीचे पड़ी कुछ टूटी हड्डियां और एक काली मिट्टी की चौकी, जिस पर किसी ने कच्ची सिंदूर जैसी चीज से कुछ चिन्ह बना रखे थे। वो झुककर देखने लगा। लाइनें, गोल घेरा, बीच में छोटा सा त्रिकोण, जैसे किसी राहु केतु की ड्राइंग। उसने उंगली से उस सिंदूर को हल्का सा छू लिया और उस पल बहुत हल्की, बहुत धीमी पर साफ आवाज उसके कान के पीछे से गुजरी, तू लौट आया प्रदीप। उसका दिल जोर से धड़का। वो झटके से पीछे मुड़ा, कोई नहीं। हवा वैसी ही थी, रात वैसी ही। उसने खुद को समझाया, थकान है, दिमाग ही खेल कर रहा है। शहर की टेंशन, गांव का अकेलापन, सब मिलाकर दिमाग गड़बड़ा रहा है। वो वहां से उठकर वापस चल पड़ा, लेकिन चलते चलते उसे ऐसा लगने लगा कि कदम भारी हो रहे हैं, जैसे मिट्टी में पैर फंस रहे हों। हालांकि रास्ता सूखा था और उसके पीछे किसी के बहुत हल्के नंगे पैरों की सरसराहट, जो न मिट्टी से आवाज करती न पत्तों से। उस रात घर लौटकर वो ज्यादा नहीं सो सका। दरवाजा बंद, लाइट ऑफ, पंखा चल रहा था, पर उसे बीच रात में ऐसा लगा जैसे कमरे के कोने में कोई बैठा है, जला हुआ, सूखा हुआ और उसकी तरफ देख रहा है। उसने खुद को जबरदस्ती सुला दिया, क्योंकि उसने तय कर लिया था, ये सब बस दिमाग है, हेलुसिनेशन नहीं होना चाहिए। वो खुद को लगातार यही कहता रहा, मुझे कोई चीज दिख नहीं रही, ये बस मन का खेल है। पर जो शुरू हो चुका था वो सिर्फ मन का खेल नहीं था। अगले कुछ हफ्तों में प्रदीप नौकरी के लिए इधर उधर भागता रहा। कुरेठा के आसपास के कस्बों में उसने स्कूलों, दुकानों, ट्रैवल एजेंटों, सब जगह कोशिश की। कहीं उसे ओवर क्वालिफाइड कहा गया, कहीं अनुभव कम बताया गया, कहीं सीधे मना कर दिया गया। घर में पैसे कम हो रहे थे, माँ के कंगन, कुछ पुराने गहने बेचने की बातें होने लगी। रिश्तेदार आते, हंसते मुस्कुराते, लेकिन जाते जाते इतना जरूर कह जाते, इतना पढ़ लिख कर भी घर पे बेकार बैठा है, कुछ भी कर ले, दिहाड़ी ही सही। शायद वो दिहाड़ी भी कर लेता अगर उसके अंदर अभी भी थोड़ा सा अहंग ना बचा होता। पर जो आदमी खुद को शहर वाला, पढ़ा लिखा, ऑफिस में बैठने वाला मान चुका हो, उसके लिए भावड़ा या रिक्शा उठाना खुद से हार जाने जैसा लगता है। रात को वो छत पर चुपचाप बैठता, अंधेरे में दूर दूर तक फैले खेतों की तरफ देखता और सोचता, काश कोई शॉर्टकट होता, काश कुछ ऐसा होता कि एक बार में सब बदल जाए।
इसी बीच एक दिन कस्बे में एक अफवाह फैलने लगी। कुरेठा के पुराने शमशान यानी मसानवाड़ा पर फिर से किसी ने काम शुरू कर दिया है। किसी ने रात को दूर से देखा था, सूखे पेड़ के नीचे दीपक जल रहे थे और किसी की परछाई राख पर घूम रही थी। लोग आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। कोई तांत्रिक आया होगा, कोई बदला लेने आया होगा, किसी ने मसान को जगा दिया तो बड़ी अनहोनी होगी। प्रदीप ने ये सब बातें सुनी और उसके भीतर कहीं एक अजीब सा आकर्षण जागा, जैसे कोई उसके दिमाग के पीछे से आकर धीरे से कह रहा हो, शॉर्टकट चाहिए ना, आजा। उस रात आसमान में बादल थे, पूरी रात चांद छुपा छुपा दिख रहा था। कस्बे की बिजली वैसे ही घिसी पिटी, कभी जाती कभी आती। प्रदीप की मां सो चुकी थी। घर में बस पंखे की घूं-घूं और दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज थी। प्रदीप बिस्तर पर था, पर नींद नहीं आ रही थी। वो घड़ी देखता, 11:30, 11:47, 12:05। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने बहुत पास, उसके कान के पास फुसफुसाया, आज रात आ। वो झटके से उठ बैठा, दिल तेज धड़कने लगा। कमरे में कोई नहीं था, पर हवा थोड़ी भारी लग रही थी। उसे खुद पर गुस्सा आया, मैं क्या पागल हो रहा हूं, खुद ही डर बना लेता हूं। फिर भी कुछ था जो चैन नहीं लेने दे रहा था। उसने दरवाजा खोला, आंगन में आया, आसमान की तरफ देखा, बादलों के पीछे चांद और हल्की ठंडी हवा। उसे लगा जैसे ये हवा, ये रात उसे बाहर बुला रही है। कुछ देर बाद उसने बिना मां को जगाए चुपचाप दरवाजा खोला और सड़क पर निकल पड़ा। उसके कदम अपने आप उसी दिशा में मुड़ गए, नदी की तरफ, मसानवाड़ा की तरफ। रास्ते में सन्नाटा था, सिर्फ कभी कभी पत्तों के हिलने की आवाज या दूर किसी के खांसने या खिड़की बंद करने की हल्की सी ध्वनि। लेकिन जैसे जैसे वो मसानवाड़ा के करीब पहुंचता गया, उसे महसूस हुआ कि उसकी सांस गहरी होती जा रही है। डर नहीं, बल्कि एक तरह का नशा। मसानवाड़ा के पास पहुंचते ही उसे वो सूखा पेड़ और राख की जमीन दिखी, पर इस बार कुछ अलग था। पेड़ के नीचे मिट्टी की चौकी पर सच में 4 छोटे छोटे दिए जल रहे थे। उनकी लौ पीली नहीं, थोड़ी नीली सी लग रही थी, और चौकी पर सुबह जिस सिंदूर की रेखाओं को उसने हाथ से छुआ था, वो अब और गहरे, ताजा, जैसे अभी अभी किसी ने डाले हों। वो कुछ कदम आगे बढ़ा। दियों की लौ हवा के बिना ही हल्की हल्की कांप रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो। न बहुत भारी, न बहुत हल्का, बस इतना कि वो रुक जाए। एक बेहद ठंडी पर साफ आवाज आई, रुक जा और आगे मत जा। वो पलटकर देखता, उससे पहले ही दूसरी आवाज, थोड़ा भीतर से और ज्यादा गहरी, जाए बिना पाएगा क्या। पहली आवाज मानो उसका अपना डर था, दूसरी आवाज मसान की थी। उसने खुद से कहा, मैं देख के तो आऊं, आखिर है क्या यहां। ये सब बातें, ये सब अंधविश्वास, शायद इन्हीं की वजह से पीछे रह गए हम लोग। मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मुझे क्या डर। वो ठीक पेड़ के नीचे पहुंचा। एकदम पास से दिए की लौ ने उसके चेहरे पर प्रकाश की हल्की चमक डाली। उसने मिट्टी की चौकी की तरफ देखा। अब साफ दिख रहा था, सिंदूर से बनाई गई आकृति सिर्फ कोई साधारण यंत्र नहीं था, वो एक तरह का नक्शा था, मसानवाड़ा का। हर घेरा एक चिता, हर रेखा एक रास्ता, बीच का त्रिकोण सूखा पेड़, और पेड़ के नीचे बहुत छोटा, नुकीला, उल्टा त्रिकोण, जिसके बिल्कुल बीच में एक काला बिंदु। बस जैसे ही उसकी नजर उस काले बिंदु पर गई, हवा का तापमान अचानक गिर गया, जैसे किसी ने उसके कानों के आसपास बर्फ रगड़ दी हो। और फिर पेड़ की सूखी डालों में हल्की छड़ाक की आवाज हुई, जैसे कोई भारी चीज अचानक उस पर बैठ गई हो। वो डरते डरते ऊपर देखने लगा। पेड़ की सबसे ऊपरी टहनी पर उल्टा लटका हुआ एक काला, जला हुआ, सूखा शरीर था। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, बाल नीचे लटक रहे थे और हाथ ऊपर की ओर मुड़े हुए, जैसे किसी ने रस्सी से उल्टा लटका दिया हो। पर सबसे डरावनी बात यह थी, वो शरीर धीरे धीरे झूल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। प्रदीप की सांस रुक गई। उसका दिमाग चिल्लाया, भाग, पर पैरों में मानो धंसी भर गई थी। तभी वो चीज हल्की सी हिली और उसका चेहरा उसकी तरफ मुड़ा। चेहरा पूरा जला हुआ, आंखों की जगह 2 काले गड्ढे, होठों की जगह फटी हुई चिपकी हुई काली चमड़ी, लेकिन बीच में दांत ऐसे उजले जैसे किसी ने राख से धोकर चमका दिए हों। और उन खाली गड्ढों से बिना आंखों के उसे घूरते हुए एक आवाज निकली, शहर से भाग कर आया है, यहां भी भागेगा। ये उसकी पहली साफ सामने सामने मसान से मुलाकात थी। उस पल डर और आकर्षण दोनों बराबर थे। मरघट की वो सत्ता जो बाकी लोगों को सिर्फ डराती थी, उसे जैसे अपना ही समझ रही थी। वो हकलाते हुए बोला, तू 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 कौन है?
काले शरीर में हल्का सा कंपन हुआ। पेड़ के नीचे चारों दिए अचानक एक ही साथ ऊंची लौ में बदल गए, और सबकी लौ आग की तरह नहीं, मानो काले धुएं की तरह ऊपर उठने लगी। आवाज आई, तू जहां खड़ा है वो मेरा वाड़ा है। जहां राख है, हड्डियां हैं, चीखें हैं, वो सब मेरा हिस्सा। और जो लोग डर कर भागते हैं, जो दुख में घुटकर मरते हैं, उनकी सांस, उनकी निराशा भी। एक पल को ऐसा लगा जैसे उसके कान के बहुत पास हजारों धीमी धीमी फुसफुसाहटें बोल रही हों। हम भी हार कर आए थे, हम भी बदला चाहते थे, हम भी शॉर्टकट के चक्कर में यहां फंसे हैं। मसान की आवाज साफ हुई, तुझे क्या चाहिए प्रदीप? पैसा, इज्जत, या सिर्फ इतना कि तुझे कोई नाकाम न कहे? उसके अंदर की सबसे गहरी कुंठित जगह ने जवाब दिया, सब, मुझे सब चाहिए। मैं थक गया हूं लोगों की बातें सुन सुनकर। मैं साबित करना चाहता हूं कि मैं किसी से कम नहीं हूं। काले शरीर से हल्की खड़खड़ाहट जैसी हंसी आई, जैसे सूखी हड्डियां आपस में रगड़ खा रही हूं। तो फिर सौदा कर ले। दुनिया को जो चाहिए वो मैं तुझे दिला सकता हूं, पर जो मुझे चाहिए वो भी तुझे देना पड़ेगा। उसने पूछा, क्या क्या चाहिए? पेड़ की डालें हल्की हल्की हिलने लगी, मानो किसी ने पुराना पंखा चला दिया हो। आवाज थोड़ी भारी हुई, तुझे दुनिया ने ठुकराया, तुझे रोका, तुझे नीचा दिखाया, तो अब तू भी उनसे एक एक चीज छीन ले। जिनके पास खुशियां हैं उनसे खुशियां, जिनके पास उम्मीद है उनसे उम्मीद। हर सौभाग्य का एक दुर्भाग्य बनाकर मुझे दे दे, और बदले में मैं तुझे वो सब दूंगा जो तूने कभी चाहा भी नहीं था। प्रदीप की आंखों के सामने एक दो चेहरे घूमने लगे। वो स्कूल का दोस्त जो अब शहर में अच्छा पैकेज ले रहा था, वो लड़की जो उसे छोड़कर किसी और से शादी कर गई थी, वो मौसेरा भाई जो हर बार उसके सामने अपनी गाड़ी का हॉर्न बजा कर जाता था। उसने दांत भींचे, कैसे, मैं क्या करूं? मसान ने कहा, तुझे बस दिल में नफरत नहीं, ईर्ष्या चाहिए, और अपने हाथों से पहला दिया जलाना पड़ेगा, किसी और की किस्मत की जगह उसकी मौत रखकर। वो कांप गया, तू मुझसे किसी की जान लेने को कह रहा है? सूखे शरीर की हंसी फिर गूंजी, तू सीधे अपने हाथों से खून नहीं करेगा, बस रास्ता बदल देगा। जो लोग भाग रहे हैं रोशनी की तरफ, तो उन्हें धक्का दे अंधेरे की तरफ। तूने शहर में बहुत जुगाड़ सीखे हैं ना, अब वही जुगाड़ मेरे लिए कर। उसके सामने एक तेज चमक जैसी आई, जैसे कोई दिमाग में स्लाइड शो चला दे। कोई परीक्षा दिलवाकर पेपर लीक कराना, किसी की नौकरी के लिए गलत रिपोर्ट भेजना, किसी की शादी बिगाड़ना, किसी का बिजनेस रुकवाना। हर बार कोई और टूटेगा, और उसके टूटने की, उसकी निराशा की, उसकी रोती हुई हिचकियों की ऊर्जा मसान के हवाले होगी, और बदले में पैसा, काम, नाम सब उसके लिए खुलता जाएगा। ये इंसानी जुगाड़ नहीं था, ये मसान सौदा था। काफी देर तक वो चुप खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से पूछा, अगर मैं ये न करूं? आवाज बहुत शांत हो गई, तो वैसे ही मर जाएगा जैसे बाकी, धीरे धीरे, अंदर से, बिना नाम के, बिना निशान के। तू खुद सोच, तेरे जैसा कितना पढ़ा लिखा हर साल इस देश में बेरोजगारी में मर जाता है, कोई याद भी नहीं रखता। यहां से खाली जाएगा तो उन सब में गुम हो जाएगा। पर अगर तू सौदा कर ले तो तू खुद मसान वाड़े का हिस्सा बन जाएगा। जिन नामों को दुनिया भूल जाती है, जिन्हें इतिहास नहीं लिखता, उनके नाम हम बाकी दुनिया के डर में लिख देते हैं। उसके भीतर के अंधे हिस्से ने कहा, कोई मुझे याद रखे, ये भी तो मैं चाहता हूं। उसने होंठ सूखे हुए महसूस किए, पर फिर भी बोला, क्या क्या कसम खानी पड़ेगी? मसान ने कहा, कसम नहीं, खून। पहली सौगात हमेशा खून की होती है। पेड़ के नीचे की मिट्टी धीरे धीरे काली से लाल होने लगी, मानो नीचे से कोई रस ऊपर आ रहा हो। उसने घबराकर पूछा, किसका? अंधेरे में दो गड्ढों जैसी आंखों में हल्की लाल चमक उभरी। जिससे तू सबसे ज्यादा नफरत करता है, या जिससे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है, दोनों में से किसी एक का दर्द सबसे मजबूत होता है। वो कांप गया। मैं किसी को मार नहीं सकता, मसान बोला। तू किसी को नहीं मारेगा, बस सही समय पर सही जगह से हाथ पीछे खींच लेगा, और मौत अपना काम कर लेगी। उस रात वो कुछ तय करके नहीं, बस भीतर की गंदगी लेकर वापस लौटा।
पर अब उसके दिल में सिर्फ डर नहीं था, एक संभावना भी थी। अगले कुछ दिन सब सामान्य दिखता रहा। प्रदीप घर में बैठा अखबार देखता, कभी ऑनलाइन नौकरी खोजता, कभी पुराने दोस्तों की सोशल मीडिया प्रोफाइल स्क्रॉल करता, और भीतर एक जलन सी उठती। एक दिन उसकी मुलाकात हुई रोहित से। रोहित उसका पुराना क्लासमेट, जो अभी पास के ही शहर में सरकारी नौकरी में लगा था। रोहित बाइक से गांव आया था, नई ब्रांड की नया मोबाइल, और होठों पर वो खास मुस्कान जो सिर्फ सफल लोग उन पर रखते हैं, जिन्हें वो अपने से कमजोर समझते हैं। अरे प्रदीप, तू तो बड़ा आदमी बनने गया था शहर, और वापस गांव में बैठा है, रोहित ने हंसते हुए कहा, पर हंसी में ताना साफ था। कुछ देर सामान्य बातें चली, फिर रोहित ने बीच में ही कहा, वैसे अभी हमारे विभाग में कुछ भर्तियां आने वाली हैं, पर तुझे तो पता ही है ना, जाने कैसे कैसे लोग धक्के से अंदर आ जाते हैं, जिन्हें वाकई हक है वो बाहर रह जाते हैं। ये सुनकर प्रदीप की आंखों में एक पल को चमक उभरी। अगर मैं अप्लाई करूं, मदद कर सकता है? रोहित ने उसे ऊपर नीचे देखा, फिर हल्का सा कांधा उचकाया। देख, मैं कोशिश तो करूंगा, पर तू समझदार है ना, पैसे और कांटेक्ट के बिना आजकल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसकी थोड़ी मुश्किल वाली मुस्कान सीधा प्रदीप की छाती में धंस गई। जब रोहित चला गया तो उसके बाइक के टायर की रगड़ की आवाज उसके दिमाग में बहुत देर तक गूंजती रही। रात होते होते वो फिर से बेचैन हो उठा। माँ सो चुकी थी, आंगन में नीम की परछाई दीवार पर हिल रही थी। उसके कानों में फिर वही फुसफुसाहट उठी, जिससे तुझे इतनी जलन है उसकी किस्मत तोड़ दे। उसने खुद से कहा, रोहित वही है ना जो हर बार कहता था कि मैं सरकारी हूं, तुम लोग प्राइवेट वाले तो आज हो कल नहीं। कितनी बार मेरी तुलना मेरे सामने की है। अगर उसे कुछ हो जाए, अगर उसकी नौकरी चली जाए या उससे कुछ बड़ा हादसा हो जाए तो। मसान ने मानो उसके मन के अंदर से जवाब दिया, आजा। उस रात 12 बजे वो फिर मसानवाड़ा पहुंचा। इस बार दिए पहले से जल रहे थे, चौकी पर सिंदूर की रेखाएं फैली हुई थीं और पेड़ से वही काला जला हुआ शरीर उल्टा लटक रहा था। तू लौट आया, आवाज में संतोष था। मुझे पहला सौदा करना है, उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा। पेड़ की डालें खड़खड़ाईं, चारों दिए की लौ लंबी होकर लगभग काले धुएं में बदल गई। नाम रोहित, सरकारी नौकरी करता है, बहुत घमंडी है, मुझे उसने हमेशा कम समझा, हमेशा। मसान ने कहा, ठीक है, तू उसकी खुशी पर मेरी छाया डाल दे, बाकी मैं कर लूंगा। उस रात उस मिट्टी की चौकी पर उसने अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली काटकर एक बूंद खून गिराया। खून जमीन पर गिरते ही चौकी पर बने नक्शे का एक हिस्सा गहरा हो गया। वो घर लौटा तो मन में एक अजीब सा बोझ था, जैसे उसने किसी से धोखा किया हो, पर साथ ही गहरे अंदर एक संतुष्टि कि उसने कोई कदम उठाया है। कुछ ही दिनों बाद खबर आई, रोहित जिस विभाग में काम करता था वहां अचानक घोटाले की जांच शुरू हुई। कुछ पेपर, कुछ दस्तावेज जिन पर रोहित के हस्ताक्षर थे, जब्त हुए। आरोप लगा कि भर्ती में गड़बड़ी हुई है, पैसे लेकर गलत लोगों को अंदर लिया गया है। रोहित चीख चीख कर कहता रहा, मैंने तो सिर्फ ऊपर वालों के कहने पर साइन किए थे, मुझे मालूम नहीं था अंदर क्या चल रहा है। पर कानून को मालूम नहीं चाहिए था। रातों रात उसका नाम लोकल न्यूज में आया, भ्रष्टाचारी अधिकारी, भ्रष्ट भर्ती घोटाला। उसकी नौकरी खतरे में, इज्जत मिट्टी में। पर बात यही नहीं रुकी। एक हफ्ते बाद रोहित, जो मानसिक तनाव में था, कोर्ट की तारीख से पहले ही रात को कहीं निकला और सुबह उसकी लाश नदी के किनारे मिली। ऊपर से यह सामान्य आत्महत्या लगती थी, लेकिन उसकी गर्दन पर, छाती पर जली हुई उंगलियों जैसे निशान थे। कस्बे में हर कोई ये सोचने में लगा रहा कि उसने खुद को क्यों मार लिया, लेकिन प्रदीप जानता था वो मारा उठा नहीं, तोड़ा गया था। उसकी आखिरी चीख, उसकी आखिरी हताशा मसान के हिस्से में चले गए थे। और उसी दिन अचानक प्रदीप के मोबाइल पर एक कॉल आया। एक प्राइवेट कंपनी जो करीब के शहर में थी उसे इंटरव्यू के लिए बुला रही थी। अचानक एक रास्ता खुल गया था। इंटरव्यू उम्मीद से आसान रहा। इंटरव्यू लेने वाले ने सिर्फ कुछ औपचारिक सवाल पूछे और बीच में ही कह दिया, वैसे हमारे पास अभी एक खास प्रोजेक्ट आ रहा है, हमें ऐसे लड़के की जरूरत है जो थोड़ा लचीला हो, नियम कानून में ना उलझे। दूसरे ही हफ्ते उसे कंपनी से ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। सैलरी ठीक ठाक, रहने की जगह और आने जाने के पैसे सब सेट। घर में खुशियां, मां ने मिठाई बांटी, पड़ोसियों ने बधाई दी, कुछ लोगों ने ताने देना कम कर दिया। देखो, देर से सही लड़का लग ही गया। प्रदीप शहर और गांव के बीच आना जाना लगा।
कंपनी में उसका काम था कुछ सरकारी फाइलें, कुछ छोटे टेंडर्स, कुछ रिपोर्टें जिनमें थोड़ी बहुत हेर फेर करना होता था, ताकि जो कस्टमर कंपनी को पैसे दे रहे हैं उन्हें फायदा हो और सरकार को पता ना चले। पहल पहल उसे थोड़ा अजीब लगा, ये तो गलत है, पर यहां सब यही कर रहे हैं। अगर मैं ना करूं तो कोई और करेगा और मेरा मौका चला जाएगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई। रात को कमरे में अकेला बैठकर वो खुद से कहता, दुनिया में आजकल सीधे लोग पिस जाते हैं। अगर मुझे ऊपर उठना है तो थोड़ा टेढ़ा होना पड़ेगा। और वैसे भी मैं अकेला नहीं, बस सिस्टम का हिस्सा हूं। लेकिन वो जानता था वो सिस्टम का नहीं, किसी और के वाड़े का हिस्सा बनने लगा है। महीने भर में उसके बैंक खाते में पैसे जमा होने लगे। उसने पुराना फोन बदलकर नया लिया, खुद के लिए अच्छे कपड़े खरीदे और माँ के लिए दवाई, अच्छे खाने पीने का इंतजाम किया। माँ की आंखों में पहली बार गर्व दिखा। तूने हार नहीं मानी बेटा। लेकिन हर बार जब वो आईने में खुद को देखता, उसकी आंखों के पीछे कहीं एक काला धब्बा सा नजर आता। रोहित का चेहरा भीगा हुआ, घबराया हुआ और उसकी मौत का दृश्य। और हर बार उसी रात को मसानवाड़ा से कोई ना कोई संकेत आता। कभी सपने में राख का मैदान, कभी रात में अचानक कान के पास फुसफुसाहट। पहला सौदा अच्छा था, अब दूसरा। कुरैठा में उसकी पुरानी एक दोस्त थी, सोनल। स्कूल में दोनों साथ पढ़े थे, फिर कॉलेज में अलग हो गए। सोनल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। जब प्रदीप वापस गांव आया तो उनकी मुलाकात बाजार में हो गई थी। कुछ मुलाकातें और हुई और धीरे धीरे दोनों की बातचीत फिर से बढ़ने लगी। सोनल की सादगी, उसकी मुस्कान और उसकी बातें, इन सब ने प्रदीप के खाली दिल में थोड़ी रोशनी डाल दी थी। एक दिन सोनल ने बताया, घर वाले मेरी शादी की बात कर रहे हैं। एक लड़का है, बैंक में है, अच्छा कमा लेता है, पर मैं अब भी कंफ्यूज हूं। उसने हंसकर पूछा, क्यों, कोई और पसंद है क्या? सोनल ने उसकी आंखों में थोड़ी देर देखा, फिर नजरें झुका लीं। अगर होता भी तो क्या फर्क पड़ता? मेरा घर है, मेरी माँ है, मुझे बहुत कुछ सोचकर चलना पड़ता है। उस बात के बाद बहुत देर तक दोनों चुप रहे। चुप्पी में भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। उस रात घर लौटकर जब प्रदीप छत पर बैठा तो उसके अंदर दो आवाजें लड़ने लगी। एक आवाज कह रही थी, उससे बात कर, साफ बोल दे अपने दिल की, जो होगा देखा जाएगा। दूसरी आवाज, जो अब उसके लिए नई नहीं थी, फुसफुसाई, तो सीधे रास्ते से जाएगा तो फिर वही होगा, तुझे ठुकरा दिया जाएगा। तुझे कहा जाएगा कि तू अभी सेट नहीं है, तेरी नौकरी स्थायी नहीं, तेरा भविष्य अनिश्चित है। लेकिन अगर तू चाहे तो उसकी शादी तू बिगाड़ सकता है और उसे अपने पास रख सकता है। उसने अपने आप से सवाल किया, क्या मैं इतना गिर चुका हूं कि किसी की शादी, किसी का भविष्य खराब करने के बारे में सोचूं? दूसरी आवाज बोली, तू प्यार करता है ना उससे, तो फिर उसे किसी और के पास जाते कैसे देख सकेगा? तू उसे अपने पास रखना चाहता है और मैं चाहता हूं उसके भीतर की सारी खुशी, सारी उम्मीद मुझ तक पहुंचे। दोनों अपना अपना हिस्सा ले लें। ये सीधे सीधे प्रस्ताव था। प्यार भी अब सौदे का हिस्सा बनने वाला था। कुछ दिन बाद उसने पता किया, जिस लड़के से सोनल की बात चल रही थी वो दूर शहर में बैंक में था और उसका रिकॉर्ड अच्छा था। प्रदीप ने अपनी कंपनी के कुछ कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया। एक झूठे मेल, एक गलत रिपोर्ट, एक बिना बेस वाला शिकायत पत्र, ये सब उसने एक चेन की तरह जोड़ दिया। धीरे धीरे वो शिकायत ऊपर तक पहुंची, जांच हुई और बैंक ने इमेज बचाने के लिए कुछ नाम अस्थायी तौर पर सस्पेंड कर दिए। उनमें सोनल का होने वाला दूल्हा भी था। शादी की बात अटक गई। घर में कलह शुरू। सोनल की मां रोने लगी। रिश्तेदारों ने ताने दिए, इतना नाम खराब हो गया, अब कौन करेगा इसके साथ रिश्ता? सोनल बाहर से शांत, अंदर से बिखरती जा रही थी। एक शाम जब वो प्रदीप से मिली, उसकी आंखों में आंसू थे। क्यों होता है ऐसा? जब कुछ अच्छा होने लगता है तो टूट क्यों जाता है? ये सब मैंने क्या किया था? वो उसे देखता रहा। एक पल के लिए उसका दिल सच में पिघला। मैं बता दूं सब, मैं कह दूं कि ये सब मैंने ही किया, मैं ही जिम्मेदार हूं। लेकिन पीछे से कान के बहुत पास वही सूखी आवाज फुसफुसाई, अगर तू सच बता देगा तो वो तुझसे भी नफरत करेगी और मैं तेरा सौदा रद्द कर दूंगा, सोच ले। उसने चुप रहना चुना। उसने बस सोनल का हाथ पकड़कर कहा, शायद जो हो रहा है उसके पीछे कोई कारण होगा। हो सकता है तुम्हारे लिए इससे अच्छा कुछ लिखा हो। वो टूट कर रो पड़ी। उसके आंसू
उसकी हताशा, उसकी टूटी हुई उम्मीद, ये सब मानो एक अदृश्य धागे से खिंचकर मसानवाड़ा की दिशा में जा रहे थे। उस रात मसानबाड़ा में दियों की लौ और तेज थी। पेड़ से लटका हुआ काला शरीर अब थोड़ा और ठोस दिख रहा था, जैसे हर सौदे के साथ उसकी देह में और मांस चढ़ रहा हो। अच्छा किया प्रदीप, प्यार में खुद गर्ज होना सबसे ताकतवर सौदे होते हैं। उसने पूछा, क्या अब वो मेरी हो जाएगी? मसान ने हंसते हुए कहा, वो तुम्हारी होगी या नहीं ये तो देखना पड़ेगा, पर वो अब कभी पूरी नहीं होगी, ना किसी और के साथ, ना अकेले। उसके टूटे हुए हिस्से हमेशा मेरे पास रहेंगे और तेरे पास उसका खोखला शरीर, अगर किस्मत ने चाहा। ये सुनकर उसके भीतर एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। किसी को खोखला बनाने की कीमत पर उसे अपने हिस्से की खुशी लेने का सौदा उसे बाहर से कामयाब दिखा रहा था, पर अंदर से धीरे धीरे सड़ा रहा था। 2-3 साल के अंदर प्रदीप की जिंदगी वो नहीं रही जो शुरू में थी। कंपनी में उसने इतना काम किया कि मालिक खुद उस पर भरोसा करने लगे। थोड़ा थोड़ा करके रिश्वत, कमीशन, गलत रिपोर्ट और जुगाड़ की दुनिया में वो एक जरूरी कड़ी बन गया। उसके खाते में पैसा, घर में कपड़े, गहने, मां के लिए अच्छे अस्पताल, दवाइयां, सब आ गया। कस्बे में लोग अब उसे सक्सेसफुल कहने लगे, लेकिन ये सफलता एक अलग कीमत पर खरीदी गई थी। हर नए प्रोजेक्ट में, हर नए सौदे में कोई ना कोई निर्दोष आदमी कट जाता। किसी का प्रमोशन रुकता, किसी का घर गिरवी रखकर सपना टूटता, किसी का इलाज पैसों की वजह से रुका, और हर बार उसकी तरफ से एक छोटी सी मदद, गलत दस्तावेज, चुप रहना, सही को गलत साबित करना या गलत को सही दिखाना। ज्यादातर लोग ये सब सिस्टम पर डालते, सब चल रहा है, तू क्या कर लेगा अकेला? अगर तू नहीं करेगा तो कोई और करेगा। पर प्रदीप जानता था, उसके हर काम का एक अदृश्य धागा मसानवाड़ा तक जा रहा है। हर टूटी हुई उम्मीद, हर रोकी गई खुशी, हर जली हुई चिता के साथ उसकी आत्मा पर एक और परत चढ़ती जा रही है। एक रात जब वो काफी दिन बाद कुरैठा लौटा, उसने सोचा, अब तो सौदा पुराना हो गया, अब तो मैं खुद भी बहुत कुछ कर सकता हूं। क्या मुझे अब भी मसान के पास जाना चाहिए? लेकिन जैसे ही वो गांव की सीमा के पास पहुंचा, हवा में वही पहचान वाली सड़ंद घुल गई, राख की, जली हुई चमड़ी की, बूढ़े धुएं की। मसानवाड़ा दूर से ही दिखाई देने लगा। उसने सोचा, आज जाऊं ही नहीं, पर पैर अपने आप उस दिशा में मुड़ गए, जैसे उसकी नसों में वही धागे बंध चुके हों। जब वो मसानवाड़ा पहुंचा तो दंग रह गया। अब वो सिर्फ एक सूखा पेड़ और छोटी सी चौकी नहीं रहा था। राख के मैदान के बीच कई छोटी छोटी मिट्टी की चौकियां बनी थीं। हर एक पर अलग अलग तरह के चिन्ह, अलग अलग तरह के दिए, और कुछ पर तो पुराने आधे जले हुए फोटो के टुकड़े, किसी की टूटी हुई माला, किसी की राख मिली हुई चूड़ियां पड़ी थीं। जैसे जैसे लोगों की किस्मतें टूटती गईं, मसानवाड़ा का नक्शा बढ़ता गया। पेड़ से लटका हुआ काला शरीर अब पूरी तरह से एक विशाल, काला, मजबूत शरीर बन गया था। चेहरा अब साफ दिखता था, आधा जला, आधा सड़ा। आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे, पर अंदर लाल पीली रोशनी जल रही थी, जैसे कई अधजली चिताओं के अंगारे एक साथ भर दिए गए हों। आवाज अब और भारी और स्पष्ट, तू देख, तेरे सौदों ने मुझे कितना बड़ा कर दिया है प्रदीप। वो घबरा कर बोला, मैंने तो बस वही किया जो दुनिया करती है, मैंने तो किसी को सीधे सीधे नहीं मारा। मसान ने कहा, सीधे मारना जरूरी नहीं, किसी की सांसें रोक देना ही मौत नहीं, किसी की उम्मीद छीन लेना भी एक तरह की हत्या है। तू तो बहुत कुशल हत्यारा निकला, बिना खून बहाए, बिना हथियार उठाए। तुझे बधाई। वो कांप गया। तुमने कहा था बदले में मुझे सब मिलेगा। क्या बस यही है, डर, अपराध बोध, रातों की नींद उड़ जाना? मसान की आंखों के गड्ढों में लौ और तेज हुई। अभी तो मुख्य सौदा बाकी है प्रदीप। अभी तो तूने सिर्फ दूसरों की किस्मत बदली है, अभी अपनी किस्मत की पूरी कीमत नहीं दी। उसने घबराकर पूछा, और क्या बाकी है? आवाज एकदम शांत हो गई। सबसे बड़ा सौदा तू खुद। कुरैठा में अचानक कुछ अजीब होने लगा। जहां पहले लोग मसानवाड़ा का नाम लेते ही डर जाते थे, अब उसी के बारे में तरह तरह की कहानियां फैलने लगी। किसी ने कहा, रात को वहां से हंसने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई बाजार लगा हो।
किसी ने कहा एक लड़का जो वहां गया था उसके घर अचानक पैसे आने लगे, लेकिन उसके पिता अचानक स्ट्रोक से मर गए। कहीं और से खबर आई एक लड़की की शादी टूट गई और उसी हफ्ते उसके होने वाले ससुर का बिजनेस डूब गया। लोग इसे बदनसीबी, किस्मत कहकर छोड़ देते, पर धीरे धीरे एक शब्द चलने लगा, मसान वाड़े का साया है। सोनल का चेहरा भी धीरे धीरे बदलने लगा था। वो पहले जितनी हंसमुख थी अब उतनी ही शांत और उदास रहने लगी। स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए भी वो अचानक चुप हो जाती, खिड़की से बाहर ताकती रहती। घर वालों की लड़ाइयां, रिश्तेदारों की बातें और टूटी हुई शादी सब कुछ उसकी ऊर्जा सोख रहे थे। एक दिन वो अचानक प्रदीप के घर आ गई, आंखें लाल, चेहरा थका हुआ। तुम मुझसे सच सच कहना प्रदीप, क्या हुआ? जिस दिन मेरी शादी की बात टूटी उसके बाद से मुझे हमेशा एक ही सपना आता है। मैं राख के ढेर पर खड़ी हूं और कोई मुझे दूर से देख रहा है, पर उसका चेहरा दिखता नहीं, बस उसकी आवाज आती है, ये सब तेरी गलती नहीं, किसी और ने तेरा सौदा कर दिया है। ये सब क्या है? मुझे लगता है तुम कुछ छुपा रहे हो। उसकी बात सुनकर प्रदीप के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। ये सपना वही था जो मसान उसे दिखा चुका था, पर यह अब सोनल को भी दिखने लगा था। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या कभी तुम मसानवाड़ा के पास गई हो? सोनल ने सिर हिलाया, नहीं, मैं तो उस रास्ते से भी नहीं गुजरती। फिर भी मेरे सपनों में राख, वो पेड़, सब क्यों आता है? ये सुनकर उसके पैरों से जमीन सच में खिसक गई। मतलब जिसके जीवन को वो सौदे में गिरवी रख रहा था, वो अब खुद मसान के नक्शे पर दर्ज हो चुकी थी। उस रात डर और अपराध बोध ने उसे चैन नहीं लेने दिया। वो आधी रात को फिर मसानवाड़ा भागा। इस बार मैदान में और भी ज्यादा चिताओं के निशान, और भी ज्यादा राख और भी गहरा अंधेरा था। दूर से ही उसे लगा जैसे सैकड़ों लोगों की फुसफुसाहट एक साथ उसे पुकार रही हो। तू क्यों आया था? तूने हमें क्यों चुना? तूने हमारा रास्ता क्यों मोड़ा? पेड़ के नीचे पहुंचा तो देखा अब सिर्फ एक नहीं, कई काले आधे जले हुए शरीर पेड़ की अलग अलग डालों से उल्टे लटक रहे थे। कुछ के चेहरे पहचान में आ रहे थे। रोहित, वो लड़का जिसकी नौकरी उसने छिनवाई थी, कोई बुजुर्ग जिसका इलाज पैसे की कमी से रुक गया था, और बीच में एक चेहरा जो अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं था, पर उसके नक्श में सोनल की हल्की छाप दिखती थी। रोक दे! प्रदीप चीख पड़ा, उसे मत पकड़, उसका क्या कसूर है? मैं मानता हूं मैंने गलत किया, पर उसे छोड़ दे। मसान की आवाज पूरे शवशान में गूंज उठी। सौदे में कभी छोड़ देना नहीं होता प्रदीप। तूने उसके जीवन की दिशा बदली, उसकी एक संभावित खुशी को तोड़ा। अब उसकी टूटन, उसका दर्द, उसका अकेलापन मेरे हिस्से में आएगा। वो चाहे जीते जी कभी मसानवाड़ा ना आए, पर उसकी अंदरूनी राख, उसकी सूखी हुई उम्मीदें मेरे पास हैं। मैं क्या करूं कि वो बच जाए? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर आवाज ने कहा, अगर तू सच में उसकी रक्षा करना चाहता है तो उसे अपने से दूर कर दे। तो खुद उसके जीवन से निकल जा, ताकि वो सिर्फ अपने घर, अपने दुख में उलझी रहे और तू किसी और पर ध्यान दे। और अगर मैं ये भी ना करूं? पेड़ से लटकते चेहरों पर हल्की हल्की मुस्कान फैलने लगी। तब हम सौदा थोड़ा बदल देंगे। तू जितना उसके पास जाएगा, जितना उसे अपने करीब लाएगा, उसकी उतनी ही आत्मा, उतना ही जीवन, उतनी ही उम्मीद मसान के हिस्से में जाएगी। आखिर में उसके शरीर के साथ तू रहेगा और उसकी आत्मा मेरे पास होगी। ये सुनकर वो लगभग घुटनों के बल गिर पड़ा। अब सवाल सिर्फ धन या नौकरी का नहीं था, किसी अपने की आत्मा भी इस खेल में फंस चुकी थी। शहर में वापस जाकर उसने खुद को काम में झोंक दिया, पर अब काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं, भागने के लिए भी था। मसान की आवाज से, सोनल की आंखों के सवाल से और अपने खुद के डर से भागने के लिए। वो देर रात तक ऑफिस में बैठा रहता, घर सिर्फ सोने जाता, न माँ से ठीक से बातें, न दोस्तों से। सोनल ने भी उससे मिलना कम कर दिया, कुछ उसकी व्यस्तता की वजह से, कुछ अपने घर की उथल पुथल की वजह से। पर जब भी कभी वो मिलती, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा फीका और मुस्कान नकली लगती। एक दिन फोन पर उसने सिर्फ इतना कहा, प्रदीप,
कभी कभी लगता है जैसे कोई मेरा जीवन रिस रहा है। मैं कुछ करती हूं पर खुशी टिकती ही नहीं। जैसे कोई भीतर बैठा है जो हर अच्छे पल से पहले कह देता है ये भी चले जाएगा। तुम्हें नहीं लगता मेरे साथ कुछ गलत है? उसके पास जवाब नहीं था। वो चुप रहा। धीरे धीरे कंपनी में भी हालात बदलने लगे। जिस मालिक ने उसे ऊपर उठाया था उसी के ऊपर भी किसी बड़े घोटाले की जांच शुरू हो गई। फाइलों में पुराने दस्तावेज खोले गए जिनमें कई जगह प्रदीप के भी साइन थे। एक मीटिंग में मालिक ने उसे अलग ले जाकर कहा, देख अब अगर कुछ हुआ तो हम सब डूबेंगे। तू अभी नया है, कमजोर कड़ी है, सबसे पहले तुझ पर ही उंगली उठेगी। तू संभल जा, वरना 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 तुझे फंसाकर सब बच निकलेंगे, जैसा हर केस में होता है। तू अपने लिए भी जुगाड़ सोच। ये सुनकर उसे पहली बार लगा जिनके लिए वो लोगों की जिंदगी तबाह कर रहा था वही अब सबसे पहले उसे काट कर अलग कर देंगे। उस रात बहुत दिनों बाद वो फिर मसानवाड़ा गया। अब वो जगह और भी बदली हुई थी। राख के ऊपर सूखे काले खून से भीगते धागों की तरह कई रेखाएं बनी थीं जो अलग अलग चौकियों को, पेड़ों को और किनारे की कच्ची दीवारों को जोड़ती थीं। हर धागा किसी सौदे, किसी टूटे जीवन, किसी अधूरे सपने का प्रतीक था। वो चिल्लाया, अब मुझे क्या करना होगा? तुमने कहा था सौदे के बदले में मुझे सब मिलेगा, अब सब मुझसे छिन रहा है। अब तो मैं तुम्हारा हिस्सा बन चुका हूं, फिर भी। आवाज शांत रही पर इस बार उसमें एक अलग ठंडापन था। सौदा कभी एक तरफा नहीं होता प्रदीप। आज तक तूने दूसरों की उम्मीदें तोड़ी, अब तेरी बारी है। तूने पहले दिन ही पूछा था अगर मैं ये ना करूं तो वैसे ही मर जाएगा जैसे बाकी, याद है? उसने हाँफते हुए कहा, मैं अब सौदा खत्म करना चाहता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न पैसा, न नाम, न नौकरी। बस मुझे छोड़ दे, सोनल को छोड़ दे, मेरी माँ को छोड़ दे। मैं किसी को नहीं छेड़ूंगा आगे से। मसान हंसा, यहां आगे से कुछ नहीं होता। शमशान में जो आता है वो या तो राख बनकर जाता है या मेरे वाड़े का हिस्सा बनकर। कुछ भी खाली नहीं लौटता। तो फिर क्या करना बचेगा मेरे लिए? बस एक आखिरी सौदा, सबसे बड़ा, सबसे गहरा। आखिरी सौदा। उसकी आवाज फंस गई। हाँ, अब तक तू दूसरों की जिंदगी में छेद कर रहा था, उनके सपने तोड़ना, उनकी राहें मोड़ना। अब मुझे चाहिए तू अपना ही जीवन पूरा मेरे हवाले कर दे। अपनी सांसें, अपनी यादें, अपनी इच्छाएं, सब। मतलब बाहरी दुनिया में तू थोड़ा समय और चलेगा, सांस लेगा, लोगों से बात करेगा, काम करेगा, लेकिन तेरी आत्मा, तेरी चेतना, तेरी असली मैं यहां मसानवाड़ा में बंद कर रह जाएगी। तू बाहर खाली खोल बनकर फिरोगा। तू जीता हुआ भी मरा हुआ होगा। वो चीख उठा, ये तो मौत से भी बदतर है। हाँ, और यही तो असली मसान सौदा है। याद रख, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो मरकर भी नहीं छूटती। उनका शरीर मिट्टी में और उनका असली मैं मेरे राख के बीच। तू भी अब उन्हीं में शामिल हो सकता है। बदले में मैं तुझे एक काम दूंगा। क्या काम? तू मुझसे जुड़कर मेरे लिए और भी सौदे लाएगा। जो लोग आज हार रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो प्यार में टूटे हैं, जो अपने आप से हार चुके हैं, तू उनके कान में फुसफुसाएगा जैसे मैं तेरे कान में फुसफुसाता रहा था। तू उन्हें शॉर्टकट दिखाएगा। तुझे खुद पता है कि उनके कौन से घावों पर नमक रखकर वो झुक जाएंगे। और हर सौदे के साथ तेरा अपना अस्तित्व भी मजबूत होगा, यहां मसानवाड़ा में। ये सुनकर उसे वो पहली रात याद आई जब उसने सिंदूर की रेखा को छुआ था और कान के पीछे पहली बार आवाज आई थी, तू लौट आया प्रदीप। क्या वो आवाज सच में बाहर से आई थी या किसी और के माध्यम से? क्या कोई और प्रदीप इससे पहले ये सौदा करके अब उसी की तरह किसी और के कान में फुसफुसाता रहा होगा? उसकी रीढ़ के अंदर तक डर भर गया। अगर मैं इनकार कर दूं तो? पेड़ से लटके शरीरों की गिनती अब उसे खुद से ज्यादा लगने लगी थी। हर शरीर मानो उसे देख रहा था, हंस रहा था, जैसे कह रहा हो, हमने भी कभी इनकार करने की कोशिश की थी। मसान ने कहा, इनकार का मतलब है तू बिना काम के, बिना पहचान के बस एक साधारण मरघट की राख बनकर रह जाएगा। कोई याद नहीं रखेगा, कोई महसूस नहीं करेगा। तेरी चीख
किसी तक नहीं पहुंचेगी। पर अगर तू सौदा स्वीकार कर ले तो जो भी कभी सौदे में आएगा उसकी हर चीख, हर आंसू, हर हताशा तू महसूस करेगा। तू मसानवाड़ा के डर में हमेशा जिंदा रहेगा। यानी या को शांति वाली मौत या हमेशा के लिए डर में जिंदा रहना। उसने बहुत देर तक सोचा। अपने बचपन के दिन, माँ की हंसी, पिता की मौत, शहर का संघर्ष, रोहित का चेहरा, सोनल की टूटी आंखें, सब उसके सामने घूम गए। फिर उसने देखा अगर वो ये सौदा नहीं करता तो शायद कंपनी के केस में फंसकर जेल जाएगा। माँ अपमान झेलेगी, सोनल और गहरे गड्ढे में गिरेगी और वो खुद एक गुमनाम मौत मरेगा। और ये सब होते हुए भी मसान उसके जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा वैसे भी खींच लेगा। अगर वो सौदा करता है तो कम से कम उसका दर्द, उसकी चीख, उसकी भूख दूसरों की तरह राख में दबकर खत्म नहीं होगी। वो हमेशा के लिए डर का हिस्सा, कहानी का हिस्सा, परछाई का हिस्सा बन जाएगा। ये सोचकर उसने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली पर अब एक पुरानी सूखी हुई कट की जगह थी। पहला सौदा रोहित का, वहीं से खून की पहली बूंद गिरी थी। उसने वही हाथ आगे बढ़ा दिया, पेड़ की नीचे की चौकी पर रख दिया। मैं तैयार हूं। हवा एक झटके से चल पड़ी। सारे दिए अचानक जल उठे और उनकी लौ ऊंची होकर काले धुएं में बदल गई, जो ऊपर जाकर पेड़ के चारों ओर घूमने लगी। पेड़ से लटकते शरीरों में हलचल, कराह, हंसी, रोने की आवाजें सब एक साथ उठी। मसान की आवाज आई, आज से तू सिर्फ प्रदीप नहीं, तू मसानवाड़े का दूत है। तेरी सांसें दो हिस्सों में बट गई हैं, आधी बाहरी दुनिया के लिए, आधी इस राख के नीचे मेरे लिए। उस पल प्रदीप ने महसूस किया उसके सीने में एक भयंकर खालीपन फैल रहा है, जैसे किसी ने उसके अंदर से कोई मुलायम चीज खींच कर निकाल ली हो। और साथ ही उसके कानों में हजारों आवाजें एक साथ भर गईं। मुझे बचा लो, मुझे जीने दो, मैंने क्या गलत किया था। ये सब उन लोगों की आवाजें थीं जिन्हें उसने कभी सीधे या परोक्ष रूप से सौदे में धकेला था। अब वो सिर्फ उनकी चीख नहीं सुन रहा था, उसे उनके डर, उनके घुटन, उनके आखिरी पल तक का हर एहसास महसूस हो रहा था, जैसे सब उसकी अपनी यादें हों। अब हम वापस आते हैं वहीं जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। सूखे पेड़ के नीचे मिट्टी की चौकी और उसके सामने घुटनों के बल बैठा प्रदीप। रात का ठीक 12 बजा है। कुरैठा में किसी की चिता अभी अभी जली है, शायद किसी बूढ़े की, शायद किसी बीमार की, शायद किसी ऐसे की जो सोचता था कि वो बस किस्मत से मरा है। लेकिन इस चिता से उठती हर चिंगारी, हर राख की कण मसानवाड़ा के नक्शे में जोड़ दी गई है। चौकी पर उस जली हुई चिता से लिया हुआ आधा चेहरा रखा है, एक ऐसा चेहरा जो प्रदीप के लिए अनजाना नहीं, वो उसके अपने पिता का चेहरा है। कई सालों से प्रदीप ने अपने पिता को सिर्फ एक फोटो में देखा था, एक पुरानी तस्वीर जिसमें वो हंस रहे थे पर समय से पहले चले गए थे। अब मसान ने उसे उनका जला हुआ चेहरा दिखाकर कहा, तूने सोचा था तेरी सौदों का असर सिर्फ तुझ पर और तेरे शिकारों पर होगा? नहीं प्रदीप, जब कोई इंसान अंधेरे से सौदा करता है तो उसकी 3 पीढ़ियां उस सौदे की कीमत चुकाती हैं, पीछे वाली भी, आगे वाली भी। जिस तरह से तेरे पिता की उम्मीदें टूटकर उनकी अधूरी ख्वाहिशें इस मसान में समा गई थीं, उसी की राख से तूने अपना रास्ता बनाया है। प्रदीप चीख पड़ा, तूने कहा था ये मेरा फैसला है, ये कैसा सौदा है जिसमें मेरे जाने अनजाने लोग भी? मसान ने शांत स्वर में कहा, यही तो वाड़ा है, ये किसी एक का नहीं, पूरा खानदान का हिस्सा है। जो भी सौदे में आता है वो अपने साथ अपने पूर्वजों की यादें, अपने वंश की कमजोरियां सब लेकर आता है। तूने तो बस दरवाजा खोला, अंदर आने वाले कदमों की संख्या तू नहीं गिन सकता। उसने भयभीत होकर अपने पिता के जले हुए चेहरे की आंखों में देखा। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उस राख के अंदर से एक बेहद कमजोर, बेहद दर्द भरी आवाज आई, तूने हमें भी नहीं छोड़ा बेटा। प्रदीप के भीतर कुछ टूट गया। वो हांफते हुए बोला, अब क्या बचेगा मेरे लिए? क्या मैं कभी सबसे निकल सकता हूं? मसान ने जवाब दिया, जो मसानवाड़े में एक बार दाखिल हो गया वो कभी पूरी तरह नहीं निकलता। हाँ, उसका शरीर निकल सकता है, गांव की गलियों में घूम सकता है, शहर की सड़कों पर चल सकता है, लोगों से बात कर सकता है, पर उसकी असली मैं,
उसकी आत्मा, उसकी चीख, उसकी याद हमेशा यहीं रहती है। तू बाहर से जो भी बने, दफ्तर का अधिकारी, गांव का सम्मानित आदमी या बस घर का बेटा, अंदर से तू अब मसान वाड़े का दूत है। और तभी वही हॉरिफिक पल जो हमने शुरुआत में देखा था। प्रदीप के कंधे पर बर्फ जैसा हाथ रखा जाता है और उसके कान में ठंडी आवाज फुसफुसाती है, आज से तू भी मसान वाड़े का हिस्सा है। कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि मसान वाड़ा का सौदा सिर्फ प्रदीप तक सीमित नहीं रहा। कुरैठा में अब एक नई तरह की बेचैनी फैल चुकी है। युवा जो बेरोजगारी से टूट रहे हैं, लोग जो प्यार में हार रहे हैं, परिवार जो कर्ज में डूब रहे हैं, हर कोई किसी न किसी शॉर्टकट की तलाश में है। और जब भी कोई अकेले रात में नदी की तरफ जाता है, जब भी कोई हताश होकर आसमान की तरफ देखता है और कहता है काश कोई रास्ता होता, जब भी कोई अपने ही लोगों से इतनी शिकायत भर लेता है कि उसे लगता है कि इनसे बदला लेना चाहिए, तब उसके ठीक पीछे, उसके कान के बहुत पास कोई बहुत धीमी, बहुत पहचान सी आवाज में फुसफुसाता है, मैं तेरा दुख समझता हूं, मैं भी कभी तेरी तरह ही था। आ चल, एक छोटा सा सौदा कर लेते हैं। तुम सोच रहे होगे ये आवाज किसकी है, क्योंकि मसान की असली आवाज तो हमेशा राख से आती है, पुराने पेड़ से, अधजली चिताओं से। जो आवाज तुम्हारे ठीक पीछे आकर तुम्हारी भाषा में, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी ही सोच की तरह लगती है, वो किसी इंसान की है जो अब आधा इंसान आधा मसान बन चुका है। वो प्रदीप भी हो सकता है, या कोई और जो तुम्हारे शहर, तुम्हारे मोहल्ले, तुम्हारे कमरे के चारों तरफ हवा में घुला हुआ है। जब तुम ये कहानी सुन रहे हो अकेले कमरे में रात के किसी सन्नाटे में, और अचानक तुम्हें लगे कि तुम्हारी गर्दन के पीछे, कान के पीछे बहुत हल्की ठंडी हवा चल रही है, और तुम्हारे दिमाग के अंदर से कोई आवाज बोले तू भी तो थक चुका है ना, चल थोड़ा सा सौदा कर लेते हैं, तुझे भी मसान वाड़े में एक छोटी सी जगह दे दूंगा, बदले में बस उस पल तुम्हें याद रखना होगा। मसान वाड़ा हमेशा किसी दूर गांव, किसी पुराने शमशान में नहीं होता। कभी कभी वो तुम्हारे ही शहर के किनारे, तुम्हारी ही बिल्डिंग के पीछे, और कभी कभी तुम्हारे ही कमरे के कोने में बैठा होता है, सिर्फ तुम्हारे हाँ का इंतजार करता हुआ। और अगर तुम्हें आज या कल या आने वाले हफ्तों में कोई अनजानी बहुत हल्की आवाज तुम्हारे कान के बहुत पास आकर फुसफुसाए तू लौट आया, तो बस समझ लेना तुम किसी कहानी को सुनकर नहीं, किसी सौदे के दरवाजे पर खड़े हो चुके हो। अब फैसला तुम्हारा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। और हाँ, अपना नाम और अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और कहानियाँ लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली कहानी में एक और रहस्य के साथ, एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।